Good evening. My name is Saurabh, and actually, recently I was taking interviews for some candidates for some contractual positions in my office, and I met one person. He was preparing for MPPSC, and he was also going through some of his hard copy notes for current affairs. And I even had a word with him after the interview. कि why are you preparing from hard copy notes? Abhi, it's very important to keep notes like in soft copy format, and it helps not just in revisions but also in indexing and keeping them in the right manner, and one can keep many large amount of notes in less space when it is in soft copy. But he was still not aware of how to study from PDFs, and he was not habituated to do that. And फिर मुझे लगा कि नहीं, because when I myself prepared, I used to have all the notes in my computer, and it was very important for me to keep soft copy of all the notes, and I even used to keep a backup in the cloud. So ये बहुत ज़रूरी है. But क्या होता है कि many of the aspirants are still using old methods of preparing, and I just want to give एन एग्जाम्पल कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे स्टडी करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है. सो अभी जैसे, एंड आई डोंट नो वाई पीपल आर स्टिल बाइंग द हार्ड कॉपी नोट्स फ्रॉम द मार्केट. आजकल सब ऑनलाइन सस्ते में एकदम फ्री में मिल रहा है, लीगली फ्री में मिल रहा है. जैसे विजन आई एस की, आई सर्च विजन आई एस मंथली मैगजीन एंड करंट अफेयर्स का विजन का जून का मंथली कंपाइलेशन मिल रहा है. मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना. And then when I use Foxit PDF reader software, I think it's very convenient, और इसमें बहुत सारे options हैं, not just for highlighting but also for adding texts and different drawings using pencil, highlighting area and all these things. So ये जो features हैं normal Acrobat reader में नहीं आते. So अभी हम जस्ट एक सेक्शन हम इसका करके बताऊंगा. आई लेट यू गाइज नो कि जस्ट हम एक सेक्शन करेंगे और इसके हाईलाइट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, सो दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल. थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा लोगों को कि हाँ कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है. जैसे फर्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग द न्यू पार्लियामेंट हाउस. अब कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो हर कैंडिडेट को कुछ पता होगी, और कुछ कुछ एकदम नई चीज़ होगी, है ना. अब इसमें we'll highlight, we can select different colors. अब we all know that सेंट्रल विस्टा बना है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, बट इट्स अ गुड थिंग कि बन गया. इट वाज वेरी मच नीडेड. सो सेंट्रल विस्टा इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, पार्लियामेंट हाउस, रिकॉर्ड ऑफिस, है ना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें रिकॉर्ड ऑफिस भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग ऑल्सो सिविक गार्डन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द राजपथ. यस. सो इससे क्या होगा कि वाई इट वॉज नेसेसरी. तो ये कुछ लोग, आप एक बार अपने गैस करने की कोशिश कीजिए. एवरीवन नोज कि वो पुराना हो गया था, इट वॉज मैनी ईयर्स ओल्ड, उसमें सीटिंग स्पेस कम थी. सो ये जो पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रही है, इनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू फाइंड समथिंग वेरी न्यू जो आपने उस समय नहीं सोचा कि क्या इशू हो सकता है, जैसे पुराने वाला फायर सेफ्टी के हिसाब से इट वॉज नॉट कंप्लाइंट विद द लेटेस्ट नॉर्म्स, ठीक है, और स्ट्रक्चरल सेफ्टी का इशूज़ था. अगर ये आपके दिमाग में नहीं आया हो तो आपको इनको हाईलाइट करना है. इनएडुकेट वर्क स्पेस, ठीक है, क्योंकि जो स्टाफ जो थे पार्लियामेंट में, जो लोअर स्टाफ थे, उनके लिए भी इनफ नहीं था, एंड वर्कलोड बढ़ गया है हर जगह. सो उस हिसाब से नहीं था. अब ये इसमें हम ये पढ़ेंगे जो आपको नहीं पता. जैसे यहाँ पे लिखा है फीचर्स ऑफ द न्यू बिल्डिंग. अगर आपको नहीं पता हो, वैसे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मस्ट हैव रेड द न्यूज़पेपर, नहीं पता हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको हम कलर चेंज करके और इस कलर में कर देंगे, ठीक है. पद्मश्री आर्किटेक्ट बीमल पटेल जी, ठीक है, एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाई इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी. अब इसी के बारे में ये बॉक्स में दे रखा है. इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक, लोकसभा हॉल.
And Rajya Sabha Hall is based on the theme of national flower, the lotus. National tree, banyan tree, has been planted on the premises of the parliament. ठीक है. And inclusion of the symbolic symbol, scepter, symbolizing the transfer of power, is placed next to the speaker's chair. ये भी बहुत न्यूज़ में रहा था. Ashoka pillar on the roof of the Parliament House. Or hand-woven carpets from Bhadohi, known as the Carpet City due to its beautiful hand-woven carpets in Uttar Pradesh, have been fitted in the new Parliament House. इंडिया के ही कारपेट है, उत्तर प्रदेश से है. कारपेट सिटी है भदोही. ये कई लोगों को नहीं पता हुआ. अब इसको, ये एक यूनिक फैक्ट है जो कई लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था ये, है ना. सो मैं इसको एक अलग से मार्किंग करके ऐसे लिख लूँगा. ये बना दिया कि हाँ, आई हैव टू गिव स्पेशल फोकस टू दिस वाइल आई एम रिवाइजिंग. ठीक है. और ये हमने 6 गेट्स बनाए विच आर डेडिकेटेड टू वाटर, लैंड एंड स्काई. सत्यमेव जयते इज रिटर्न. ठीक है. कहाँ से क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है? वुड इज़ फ्रॉम नागपुर, मार्बल फ्रॉम गुजरात, स्टोन वर्क इज़ ऑफ राजस्थान एंड बैम्बू वर्क फ्लोरिंग इज़ फ्रॉम त्रिपुरा. ओके, ये चीज़ मुझे ये भी नहीं पता था मुझे, जो इसमें इतना डिटेल में अच्छे से इन्होंने ये बात बताई है. दिस इज़ समथिंग न्यू एंड आई थिंक ये इट कुड बी यूजफुल इन एनी एग्ज़ाम, है ना. एंड पहले वाली बिल्डिंग थी, इट वॉज डिजाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स Sir Edwin Lutyens and Herbert Baker, which took 6 years to construct, 1921 से 1927 तक. Okay. It housed the Imperial Legislative Council. Okay, understandable. Unique circular shape of the Chausath Yogini Temple in Morena, Madhya Pradesh. जो पुराना जो हमारा है पार्लियामेंट हाउस, उसके बारे में है ये. दिस इज़ अगेन यूनिक, ये मुझे भी नहीं पता था. एंड उसमें 1956 में 2 एडिशनल फ्लोर्स बनाए गए थे टू एड्रेस डिमांड फॉर मोर स्पेस. ठीक है. फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट, ये तो पता होगा सबको. सो अब इसका बुकमार्क मैं बनाऊंगा. जो चीज़ मुझे नहीं पता थी वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के पॉइंट्स के बारे में. सो आई विल मेक अ बुकमार्क यूजिंग Ctrl+B. जैसे ये बुक मार्क में अगर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली रिवीजन के समय आई विल कम टू नो ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार रिवीजन के टाइम पे मैं इस पर रीडिंग कर लूँगा. ठीक है. मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंडेबल. स्पेशियस है. ओके. कंक्लूजन देखिए आप कैसा बनाए, क्योंकि इसी टाइप का यहाँ से आप कंक्लूजन जब देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसा कंक्लूजन लिखना है मेंस के आंसर में भी. ठीक है. देखो, it presents a new ideal while strengthening democratic institutions and moving the country forward. It is also a reflection of the aspirations and dreams of 140 crore Indians. The new building is also ideal for coexistence of the new and the old. It will see the fulfillment of the resolutions of a developed India. So 2-3 लाइन में कंक्लूजन है ना. सो इट गिव्स कि हमें फ्यूचरिस्टिक और एक आइडियलिस्टिक जो कंक्लूजन देना है वो इससे मिल रहा है. इट्स अ गुड कंक्लूजन. सो दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल इन मेंस प्रिपरेशन, स्पेशली जो मंथली कंपाइलेशंस होते हैं. पूरे मंथ की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी कंपाइल करके, इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत होती है, फैक्ट्स होते हैं, एंड इट प्रेजेंट्स बोथ द साइड्स एंड लास्ट में कंक्लूजन. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये लॉ ऑन सेडिशन, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, इस पर डिबेट. एंड अभी बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर कोई सेंटर के कमेंट्स मांगे थे. एंड उसके बाद अब जैसे कई जगह आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लॉ वहाँ पे नहीं है, ये हटा दिया था, है ना. और इंडिया में अभी भी चल रहा है, कॉलोनियल लॉ है. सो लेकिन अभी भी लॉ कमीशन ने इस पर स्टडी किया. उन्होंने रिकमेंड किया कि लॉ रिटेंशन होना चाहिए इसका. रिकमेंडेड रिटेंशन ऑफ द लॉ ऑन सेडिशन.
अब ये सेडिशन क्या है, जो न्यू अटेम्प्ट्स जो दे रहे होंगे उनको शायद पता नहीं होगा. एनीवन हु ट्राइज टू ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट disaffection towards the government established by law. ठीक है, ये it is defined in the Indian Penal Code. Okay, whoever by words either spoken or written or by signs of visible representation otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law. अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया कैंडिडेट से कि उनकी क्या राय है इसके बारे में. सो ये इम्पॉर्टेंट, मतलब ये थरोली प्रिपेयर करना ज़रूरी है. इसमें एक क्रिटिसिज्म क्यों है, अब ये देखो इसमें दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं. क्रिटिसिज्म को मैं रेड में मार्क करूँगा, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि इट इज़ वेग बिकॉज इन द नेम ऑफ सेडिशन इट कुड बी मिसयूज्ड, है ना. इसके ओवर ब्रॉड ऑफेंसेस वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, है ना. ये दिस वॉज इन श्रेया सिंगल केस 2015. उसके बाद इट विल हैव चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, वेल अंडरस्टैंडेबल, होना ही है. लो कन्विक्शन रेट कि ओनली 3% over the years and the pendency of such cases have reached 95% in 2020. ठीक है. The allegations of misuse ऐसा है. और जुडिशरी ने अब ये मतलब कंपाइल करके इतने अच्छे से दे रखा है पूरा, इसमें शुरू से लेके एंड तक का क्या जुडिशरी का व्यू पॉइंट रहा है तो एक कंसाइज वे में इन्होंने बताया. सो दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल गो टू विजन IAS फॉर कंपाइलेशन. इन्होंने बताया कि हाँ 1950 का ये केस के बारे में कि इट इज़ नॉट टू बी रिगार्डेड जस्टिफाइंग ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना. फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A in 1962. कोर्ट ने बोला कि स्टेट नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द फोर्सेस हु सीक टू जियोपर्डाइज द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, है ना. फिर लेकिन उन्होंने कोर्ट ने कहा कि इट इज़ ओनली स्पीच दैट इज़ लाइकली टू इंसाइट पब्लिक डिसऑर्डर वुड क्वालिफाई एज सेडिशन. फिर विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिटीजन हैज़ राइट टू क्रिटिसाइज एंड कमेंट अपॉन द मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट सो लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये आई थिंक अगर हम कोट करेंगे एग्ज़ाम में वी विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट्स है ये वाला, ठीक है. सो एज लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट अ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला यस to keep all the pending trials, appeals and proceedings arising out of a charge framed under section 124A to be kept in abeyance. So ये recent development है ना. और इसी केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने FIRs को क्वैश किया and cautioned against unlawful applications of the provisions. और फिर ये भी डिबेट आया था कि ऐसे सिमिलरली कई और भी लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, दे विच अलाउ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन दोज हु सीक टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. कई अलग अलग देशों में इसको रिपील कर दिया गया, जैसे मैंने कहा यूनाइटेड किंगडम में इट वाज रिपील इन 2009 साइटिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. नाउ अभी रिसेंटली जो लॉ कमीशन ने जो इसका आर्गूमेंट दिया फॉर रिटेंशन ऑफ सेक्शन 124A, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये वी विल कम टू नो कि वाई, क्या मतलब उनका थिंकिंग क्या था. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ इट इज़ टू सेफ गार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया in combating, it has utility in combating anti-national and secessionist elements. It is a reasonable restriction under Article 19. We all know that no fundamental right is absolute. There are some restrictions on the fundamental rights also. So
सेडिशन इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। और जो हमारे अभी के जो लॉज हैं, एंटी टेरर लॉज हैं, काउंटर टेरर लेजिस्लेशंस हैं, दे डू नॉट फिल द स्पेस ऑफ सेक्शन 124A and law to judge independently and not from the prism of colonial legacy. So ये आज ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ वी कैन कॉल इट colonial in nature. Realities differ in every jurisdictions. Mere misuse not a ground for removal. Yes, misuse तो कई लॉज का होता है, एवरी लॉ का कुछ ना कुछ मिसयूज होगा, बट दैट कैन नॉट बी द ओनली ग्राउंड फॉर रिमूवल, है ना. सो वे फॉरवर्ड में हम देखेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया इन लोगों ने, है ना, बाय एडिंग द वर्ड्स विद द टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर इन द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन. लॉ कमीशन ने ये प्रपोजल दिया है कि ये वर्ड्स को ऐड किया जा सकता है विद द टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर. No FIR shall be registered for sedition unless a police officer not below the rank of inspector conducts a preliminary inquiry and grants permission for registering a FIR. पहले कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं था, प्रोसीजरल सेफगार्ड कर दिया है कि मिनिमम एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होगा, वो ही कर पाएगा इसमें, ठीक है. लेकिन इन्होंने एनहेंस भी किया है जेल टर्म को 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. पहले क्या था, ये अभी लिमिट कर दिया 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना. पहले कम था ये, अभी तो इन्होंने उसको फिक्स कर दिया है. मिनिमम पहले बस फाइन होता था, अभी इसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया है. और भी सजेशंस हैं, ठीक है. It should be invoked only in cases where the intention behind any act is to disrupt public order or to overthrow the government with a violence and illegal means. Yes, ये एंड में इन्होंने ये भी सजेशन दिया है कि there is a need for training and awareness of police officers. ये दिस इज़ अ पॉइंट विच कैन बी यूज्ड एवरीवेयर जहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में बात हो रही है, बिकॉज स्टाफ नीड्स रेगुलर ट्रेनिंग. दिस पॉइंट शुड नॉट बी मिस्ड इन राइटिंग आंसर्स, है ना. अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीवेंस रिट्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स. वी ऑल नो दैट सीपी ग्राम एक मैकेनिज्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आरबीआई का एक ओम्बड्समैन होता है. सो ये ग्रीवेंसेस के लिए होता है. हम लोग कई बार रेडियो में भी ऐड आता है कि आरबीआई का ओम्बड्समैन है, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में आता है. सो अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक for personal public grievances and pension launched the grievance redressal assessment and index for the year 2022. This index is important. पहले मैं इसको एक बार बुक मार्क कर लेता हूँ. Law on sedition. This is so important topic. This index it was conceptualized and designed by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances. It is one of the departments, है ना, और भी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन. इसमें DOPT भी आता है शायद. These reports are part of 10 step centralized public grievance redressal management systems, CP ग्राम रिफॉर्म्स, ठीक है. अब ये एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसे डायग्राम्स हमको बनाने हैं मेंस के आंसर्स में. दिस इज सो बेनिफिशियल फॉर कैंडिडेट्स कि यहाँ पे हम असेसमेंट ये इंडेक्स के बारे में लिख रहे हैं, साथ में इन्होंने बेनिफिट्स का भी छोटा सा एक डायग्राम बना के दे दिया कि इट विल इंश्योर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, channel for citizens to voice their grievances. This will help in bottom to top approach. Citizens feedback helps the ministry to analyze the quality of services. It will provide a feedback approach. यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, है ना. इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी. इसको बोल देंगे लीड टू गुड गवर्नेंस, ठीक है. इसको जैसे मैं लिख ही देता हूँ, है ना. बॉटम, ओहो, बॉटम अप अप्रोच.
आजकल बहुत कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो लोग टैब को यूज़ करते हैं और एस पेन होता है या पेंसिल होता है, उससे नोट्स बनाने में और आसानी होती है। सो अगर आपके पास लैपटॉप है उसकी जगह, अगर आपके पास नहीं है, आपको लेना हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अच्छा सा टैबलेट ले लो विद पेंसिल और एस पेन और समथिंग लाइक दैट। उससे आपको जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो भी आप कर पाएंगे। फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। This will lead to good governance. Okay, there are four key dimensions: efficiency, feedback, domain, organizational commitment. Very important word. Organizational commitment, I think. Again, for improvement in any government machinery, this word could be used. Yes. It would provide valuable insights about the strengths and the areas of improvement. Yes. 89 central ministries and ठीक है. Average time has improved from 32 days in 2021 to 27 days in 2022. Okay. सी मैं कह ही रहा था, ये CP ग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से देखते हैं. आई रूटीनली कम अक्रॉस मेनी ग्रीवेंसेस ऑन CP ग्राम पोर्टल. लोकपाल है, यस. लोकपाल, स्टेट लोकायुक्तास, CVC, other statutory bodies. This is also an example of promoting accountability of the executive. ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ओम्बड्समैन हो गया, है ना. Digital platforms in states like Gujarat. These are the examples which have to be used in mains to get extra marks. आंध्र प्रदेश में स्पंदना, राजस्थान में राजस्थान संपर्क, उड़ीसा में ई अभियोजा. These examples are very important. I think ये मुझे भी नहीं पता था उड़ीसा का ई अभियोगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. एक तो एग्जाम्पल का अलग से बुक मार्क बना दिया. और एक GRAI 2022 का. ये पता ही होगा सबको, सेकेंड ARC रिपोर्ट में भी था ये, ठीक है. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीवेंस. Two nodal agencies handling public grievances are DARPG, Ministry of Personnel, Directorate of Public Grievances, Central Secretariat. ये मुझे भी नहीं पता था. This is new to me. Yes. Big issues again. लो लेवल ऑफ अवेयरनेस. कई लोगों को नहीं पता होगा CP ग्राम करके भी कोई चीज़ है. कई लोगों को, जैसे मुझे ये नहीं पता था, कई लोगों को नहीं पता होगा ओम्बड्समैन भी होता है. गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस. कई बार पेपर में भी एड्स आते हैं, रिलायंस के, RBI के ऐड आते हैं, है ना. एंड ग्रीवेंसेस सिस्टम के इश्यूज़ में ओवर बर्डनिंग जुडिशरी. येस, देयर इज़ नॉन यूनिफॉर्मिटी. देयर इज़ वाइड वेरिएशन अक्रॉस multiple ministries and other organizations with respect to the framework, process and capacity to handle grievances. There is no statutory backup
Okay, yeah, it is not mandatory like RTI. Yes, RTI का तो act है. There are many systematic problems. There are slackness in administration, low morale of the services, inherent inertia. Again, this is a very important uh, words to be mentioned in your answers. Inherent inertia, absence of incentives. Yes, very big reason. Lack of proper authority and accountability. There is lack of accountability still. And the measures needed to strengthen GRM are ये these are important. अगर आपको नहीं पता हो तो ये आपको वो सिलेक्ट करना है, उनको हाईलाइट करना है. ठीक है. It will help in identifying areas susceptible to corruption. Yes. Awareness among citizens बढ़ाना ज़रूरी है. Attitudinal change in civil servants through rewarding good work, awarding effective suggestions and punishing the deliberate negligence बहुत ज़रूरी है. Recommendations of second ARC, public grievance officers on the lines of the public information officers under RTI Act, मतलब giving statutory backup to grievance redressal mechanism. ठीक है. पेनल्टीज होनी चाहिए, फाइनेंशियल पेनल्टीज, नॉन अडेरेंस टू द टाइम लिमिट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स हैं. सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक दिस वाज अ टॉपिक ऑफ सम रिपोर्ट. गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर इंटीमेटली कनेक्टेड. सिटीजन चार्टर हो गया, RTI हो गया. ठीक है. We all know that one size does not fit all. इसको इफेक्टिव करने के तरीके हैं हमें सिटीजन चार्टर को. वाइड कंसल्टेशन विच इंक्लूड्स सिविल सोसाइटी, होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स, रेगुलर सिटीजन्स फीडबैक एंड सर्वे इन सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड्स. All ministries must undertake a regular review of the grievances raised in print and yes, it is being taken care of. अभी हो रहा है ये अभी हो रहा है. रेगुलर रिव्यू होता है, कितने CP ग्राम में क्या क्या पेंडिंग है. आई थिंक PMO इज ऑल्सो टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन रेगुलरली. GRM इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. येस, इट विल हेल्प. ये पॉइंट लिख सकते हैं. इट कैन हेल्प इन accountability, improving accountability, responsiveness, user friendly, है ना. OTT regulation in India, another topic. So digital publisher content grievances council, punitive action on OTT platform invoking the IT rules 2021. पहले इनके ऊपर as far as I know ये था कि सेल्फ रेगुलेटिंग उनको करना था कि प्लेटफॉर्म को खुद ही अपने आप को रेगुलेट करना चाहिए था कि क्या कंटेंट वो दे रहे हैं. वी ऑल नो OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, है ना. एंड अदर मीडिया डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट बाईपासिंग केबल और सैटेलाइट सिस्टम्स. यस, दे आर कॉल्ड पब्लिशर्स ऑफ द ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट. फिल्म्स इसमें ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट will include audio visual content like films, web series, podcasts made available to the viewers on demand. ये this body is कई लोगों को पता नहीं होगा. So इस पे this needs focus. Digital Publisher Content Grievances Council. It is registered by the Ministry of Information and Broadcasting. It was set up under the aegis of the Internet and Mobile Association of India in 2021. Officially recognized independent self-regulatory body for online curated content providers. ठीक है. Current mechanism क्या है? Information Technology Act अभी ये है. Indian Penal Code है and Indecent Representation of Women प्रोहिबिशन एक्ट 1986. ये 3 के अंदर करंटली है. ठीक है. अभी न्यू IT रूल्स 2021 आए हैं, उनमें भी इट विल कम अंडर देम ऑल्सो. ठीक है. कोड ऑफ एथिक्स
is there for online news, OTT platforms, and digital media. It prescribes the guidelines to be followed by OTT platforms and online news and digital media entities. Parental locks feature मैंडेटरी है, ठीक है. Co-regulation approach. India's approach to OTT regulation can be termed as a light touch co-regulation model, where there is self-regulation at the industry level and final oversight mechanism at the ministry level. Okay, यही मैं कह रहा था शायद. फिर एक grievances redressal mechanism भी है. 3-level grievance redressal has been established under the rules with different levels of self-regulation. There is a grievance redressal officer, self-regulatory body, oversight mechanism, interdepartmental committee for hearing grievances. एक ऑफिसर होगा, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है. It will be headed by a retired judge of the Supreme Court, a High Court, or independent eminent person and have not more than 6 members. 3-tiered mechanism for OTT regulation है. First is self-regulation. Second, अगर वो नहीं होता है तो self-regulation by self-regulating bodies of the publishers. Third है oversight mechanism. ठीक है, ये challenges हैं इसमें. ठीक है, it will hamper the freedom of expression. Great. Low compliance. ठीक है, प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, जुडिशियल इश्यूज आ सकते हैं, डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंस. करेक्ट. सो आई थिंक ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी एस्पिरेंट को ऐसे क्वेश्चन आएगा, आई थिंक इनमें से 4 तो कोई भी गेस कर ही लेगा. लो कंप्लायंस हो रहा है, डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हैम्पर करेगा. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स. नीड फॉर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी. Yes. इसको it could be included as a way ahead. ठीक है, recognizing distinction between online content from conventional. It is more liberalized, covering themes and concepts that are not normally seen in conventional media. Good point. There's a need for regular auditing. एज वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है. डिस्प्ले ऑफ ग्रीवेंस redressal details by each OTT can be undertaken by independent body. There is need for engagement with all the stakeholders. Very basic point which has to be there in almost all the answers. Affirmative action के regarding some news था कि US Supreme Court limited affirmative action in college admissions. We all know, कई लोगों को पता नहीं होगा, but affirmative action is a way it's also called positive discrimination, and it for example इंडिया में जैसे रिजर्वेशन है SC STs बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वुमेन के लिए भी कई जगह. सो दिस इज़ अ वे ऑफ गिविंग देम अ बेनिफिट सो दैट दे कैन बी ऑन इनिशियल लेवल पे एक इक्वल फुटिंग पे आ पाए, है ना. सो ये इंडिया के केस में इतना, ये न्यूज़ शायद हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट ना हो, बट स्टिल पढ़ लेते हैं. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव एक्शन इंट्रोड्यूस्ड इन US टू काउंटर हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट इंडिविजुअल. यस, US में जैसे वी नो दैट वाइट और ब्लैक वाला रेशियल इशू बहुत है, मतलब पहले बहुत था, अभी भी है. So it refers to admission practices which seek to increase a representation of Black, Hispanic and other minority students in colleges and universities of US. ठीक है, ये सब पता है अपने को. इंडिया में जैसे 50% का कोटा फिक्स्ड है इंदिरा सोनी जजमेंट केस में है ये. लेकिन वहाँ पे क्या है, अमेरिका में वी ऑल नो द स्टेट्स हैव मोर पावर एंड हर स्टेट का अलग अलग रूल्स हैं. सो इट वेरीज अक्रॉस स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इज नॉट फिक्स्ड. गवर्नर्स पावर, यस, ये बहुत न्यूज़ में था. तमिलनाडु's गवर्नर रिजेक्टेड गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू शिफ्ट पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर्स. अब
रूल क्या कहता है, आर्टिकल मतलब आर्टिकल 164(1) कहता है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम. Yes, this is a point. However, states complain that the actions of the governor amounts to interference in the administration and is against the concept of federalism. The governor is the chief executive head of the state who acts as an agent of the central government. अब इससे रिलेटेड आंसर आएगा, so we will have to include the recommendations of the सरकारी कमीशन, है ना, और सेंटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स से जो भी कमीशंस बैठे हैं उनके बारे में भी हमें इंक्लूड करना चाहिए. लिखा भी है शायद इसमें. हाँ, सरकारी कमीशन, पुंची कमीशन, वेंकटाचलय कमीशन फॉर बेटर रिलेशंस बिटवीन द गवर्नर, इनका मेंशन करना ज़रूरी है. और भी अदर केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस के बारे में इसमें मेंशन कर रखा है. देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द अपॉइंटमेंट गवर्नर. वेरी आई थिंक कॉमन इशू. जनरल कंसेंट टू सीबीआई, पहले और भी स्टेट्स इसको विड्रॉ कर चुके हैं. आई थिंक तमिलनाडु विड्रॉ जनरल कंसेंट अकॉर्डिंग टू सीबीआई टू प्रूव केसेस इन द स्टेट. नथिंग न्यू. मतलब ये रूल ऐसा है कि whenever they have to investigate, they need to obtain consent of the state government before it can investigate a crime in a particular state. तो एक जनरल कंसेंट पहले था, वो उसको विड्रॉ कर दिया है. वो डिफ़ॉल्ट में था पहले, ठीक है, कि जनरल कंसेंट है. लेकिन मल्टीपल स्टेट्स हैव विड्रॉन जनरल कंसेंट लाइक वेस्ट बंगाल, मिजोरम, पंजाब एक्सेट्रा. In case specific consent, CBI would have to apply to state government in every case. This is an exception. Yes, ये important है. Even Supreme Courts and High Courts have the power to refer the cases to CBI. Yes. Consent does not apply in cases where someone has been caught red-handed taking a bribe. अगर कोई बंदा रेड हैंडेड पकड़ा गया है तो उसमें कंसेंट की ज़रूरत नहीं है. ओके. पंजाब पुलिस पास्ट, पंजाब असेंबली पास्ट पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023. It is to select Director General of Police and paves the way for state to appoint him her. We all know that public order and police is under the state list in the 7th schedule of the Constitution. 7th schedule. ये याद होना चाहिए. I think all aspirants को पता होना चाहिए. The bill amended the Punjab Police Act 2007 to bypass the requirement of the empanelment by the UPSC. पहले क्या होता था कि UPSC के पास जाते थे ना for empanelment.